बच्चों नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद मेजर सर। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको डेली अपडेट होने वाली वीडियोस प्राप्त हो सकें, नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। तो आज फर्स्ट क्लास में हम देखना चाहते हैं भौतिक विज्ञान की फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। तो यहां हम देख रहे हैं कि स्थिर वैद्युतिकी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, स्थिर और वैद्युतिकी। वैद्युतिकी का अर्थ होता है आवेश और स्थिर का मतलब है स्थिर अवस्था में, अर्थात स्थिर अवस्था में आवेशों से संबंधित अध्ययन किया जाएगा। तो स्थिर वैद्युतिकी हम परिभाषित करेंगे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिस शाखा में स्थिर आवेशों के मध्य होने वाली अन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाए, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। अर्थात दो या दो से अधिक आवेश जिनके मध्य होने वाली कोई भी क्रिया हो, उन सभी क्रियाओं का अध्ययन करने की जो शाखा है उसे कहेंगे स्थिर वैद्युतिकी। यहां भौतिक विज्ञान में स्थिर वैद्युतिकी चार भागों में बांटा गया है, चार चैप्टर्स के रूप में डिवाइड किया गया है। तो हम यहां पढ़ेंगे चार चैप्टर इस प्रकार से। फर्स्ट विद्युत क्षेत्र, सेकंड गाउस का नियम, थर्ड विद्युत विभव और फोर्थ है विद्युत धारिता। इन्हें हम क्रम वाइज पढ़ते जाएंगे। तो पहले चैप्टर में हम देखना चाहते हैं क्या है, इसमें आवेश के बारे में बताया गया है कि आवेश क्या होता है, आवेश की परिभाषा क्या है, आवेश के गुण क्या हैं, आवेश का इफेक्ट क्या है। तो सर्वप्रथम हम यहां परिभाषित करेंगे कि आवेश क्या है। तो आवेश किसी भी वस्तु का एक ऐसा गुण होता है जिस कारण से वह वस्तु विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव को प्रदर्शित कर सके, आवेश कहलाता है। अर्थात ये एक वस्तु है, इस वस्तु का एक ऐसा गुण होगा जिस गुण के कारण यह वस्तु अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र या फिर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को प्रदर्शित कर सके, आवेश कहलाता है। सेकंड प्रकार हम डिफाइन कर सकते हैं इसे कि जब किसी भी ए वस्तु और एक अन्य बी वस्तु को जब परस्पर घर्षण करवाया जाएगा, तो घर्षण करवाने के पश्चात हम देखते हैं इन दोनों वस्तुओं में एक ऐसा विशेष गुण आ जाएगा जिस गुण के कारण यह अपने आसपास उपस्थित विभिन्न हल्के कणों या कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस विशेष गुण को क्या नाम दिया गया है, आवेश नाम दिया गया है। अर्थात जब दो वस्तुओं को परस्पर घर्षण करवाएंगे, घर्षण करवाने के पश्चात इन दोनों वस्तुओं में एक विशेष गुण आ जाएगा। कैसा गुण? जिस गुण का यह हल्के पदार्थों को, हल्के कणों को और यह कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, आवेश कहलाता है। तो हम आवेश कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी वस्तु का वह गुण जिस कारण से वह अपनी चारों ओर विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को प्रदर्शित करता है, आवेश कहलाता है। या फिर इस प्रकार हम डिफाइन कर सकते हैं कि जब दो वस्तुओं को परस्पर घर्षण करवाया जाता है, तो घर्षण करवाने के पश्चात दोनों वस्तुओं में हल्के कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का विशेष गुण आ जाता है। उस विशेष गुण क्या कहेंगे, आवेश कहेंगे। तो हम यहां नोट करते हैं आवेश क्या। आवेश को इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को प्रदर्शित करे, आवेश कहलाता है। अथवा के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं आवेश को, जब दो या दो से अधिक वस्तुओं को परस्पर घर्षण करवाया जाए, तो घर्षण करवाने के पश्चात उन वस्तुओं में हल्के कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का विशेष गुण उत्पन्न हो जाएगा। इसे विशेष गुण क्या नाम कहेंगे, आवेश कहते हैं। अर्थात आवेश की पहचान क्या है, उसके गुण हैं। तो यहां हम लोग देखते हैं आवेश के गुणों के बारे में। इन सभी गुणों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट गुण है आवेश विद्युत क्षेत्र का स्रोत है। सेकंड, आवेश एक क्वाड्रेटिक राशि है, अर्थात किसी वस्तु पर कुल आवेश का मान क्या होगा, आवेश के क्वांटा ई का पूर्ण गुणज होता है। आवेश की प्रकृति है योगात्मक है,
अर्थात किसी वस्तु पर कुल आवेश का मान सभी आवेशों के योग के बराबर होता है। आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। एट लास्ट है आवेश है वो एक निश्चर राशि है। इन सभी गुणों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। आवेश अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है। आवेश के प्रकार दो प्रकार हैं, पॉजिटिव आवेश और दूसरा है यहां पर निगेटिव आवेश, अर्थात धनावेश और ऋण आवेश। तो आवेश के दो प्रकार बताए गए हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। तो यहां हम देखते हैं कि जब ए वस्तु को बी वस्तु के साथ परस्पर घर्षण करवाया गया तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। सपोज ए वस्तु से बी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो ए वस्तु पर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और बी वस्तु पर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है। जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस वस्तु को हम लोग धन आवेशित वस्तु कहते हैं, अर्थात इस वस्तु पर पॉजिटिव आवेश होगा। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस वस्तु को ऋण आवेशित वस्तु कहा जाएगा। तो हम यहां देख रहे हैं कि दो प्रकार हैं, एक वस्तु धन आवेशित और दूसरी वस्तु ऋण आवेशित। एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग कर रही है, एक वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है वह वस्तु कैसी है? ऋण आवेशित है। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है उसे धन आवेशित वस्तु कहेंगे। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पर हम देखते हैं कि यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन त्याग हो रहे हैं उतने ही क्या हो रही है? बी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, अर्थात दोनों पर आवेश की मात्रा क्या आएगी? समान आएगी। तो ए पर भी इलेक्ट्रॉन की मात्रा है वो n इंटू ई होगी और बी पर भी कितने होगा? n इंटू ई होगा। तो बी वस्तु पर निगेटिव आवेश होगा -ne और ए वस्तु पर पॉजिटिव आवेश होगा +ne। अब ए वस्तु और बी वस्तु दोनों पर आवेश आने के पश्चात इनके द्रव्यमान पर कोई इफेक्ट होगा? यस। क्या होगा? जैसे ही ए वस्तु ने जितने भी इलेक्ट्रॉन त्यागे उतने इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण ए वस्तु के द्रव्यमान में उतनी ही कमी आ जाएगी। जो धन आवेशित वस्तु है उसके द्रव्यमान में क्या होगा? कमी होगी। कितनी कमी होगी? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर होंगे उतने गुना क्या हो जाएगा? यहां पर द्रव्यमान की कमी हो जाएगी n इंटू एम ई। और एम ई का अर्थ है यहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हम जानते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इसी प्रकार निगेटिव वस्तु के द्रव्यमान में क्या होगा? वृद्धि होगी। कितनी होगी? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का n टाइम्स, n गुना हो जाएगा, क्योंकि यहां पर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। इस कारण से धन आवेशित वस्तु के द्रव्यमान में कमी होती है और ऋण आवेशित वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि होती है। लेकिन ये देखा गया दोनों पर आवेश का मान क्या आएगा? समान आएगा। जितना आवेश ए पर होगा उतना आवेश बी पर होगा। आवेश की मात्रा बराबर होगी, केवल प्रकृति चेंज होगी, एक पर धन आवेश और दूसरे पर ऋण आवेश। अब बात आती है कि यहां पर दो वस्तुएं हो चुकी हैं, एक पॉजिटिव और दूसरी निगेटिव। तो दोनों वस्तुओं को परस्पर पास में लाने पर क्या इफेक्ट होता है? तो हम देखते हैं कि सहजातीय आवेश
सजातीय का अर्थ होता है पॉजिटिव या निगेटिव और निगेटिव। इन दोनों वस्तुओं पर आवेश की प्रकृति कैसी है? समान है, प्लस और प्लस, निगेटिव और निगेटिव। तो सजातीय आवेशों के मध्य सदैव क्या होता है? प्रतिकर्षण बल काम करता है। अर्थात जब समान प्रकृति के आवेशों को परस्पर पास में लाते हैं तो इनमें क्या होता है? प्रतिकर्षण बल काम करता है, ये वस्तुएं दूर जाती हैं। इसी प्रकार विजातीय आवेश, इसका अर्थ एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। इसमें कैसा होगा? इसमें आकर्षण बल कार्य करेगा। तो सजातीय आवेशों के मध्य सदैव प्रतिकर्षण बल काम करता है और विजातीय आवेशों के मध्य सदैव आकर्षण बल कार्य करता है। इसे प्रयोग के द्वारा भी हम दर्शा सकते हैं कि जब धागे से किसी भी रोड को लटकाया जाए और ये दोनों रोड्स के ऊपर समान प्रकृति का आवेश है, तो हम देखते हैं कि ये रोड्स परस्पर दूर जाती है, अर्थात इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। और जब इन रोड्स के ऊपर विपरीत प्रकृति का आवेश हो, अर्थात एक पर पॉजिटिव आवेश और दूसरी पर निगेटिव आवेश, तब देखा गया कि दोनों रोड्स परस्पर चिपक जाती हैं या आकर्षण बल अनुभव करती हैं। तो सजातीय आवेशों के मध्य सदैव प्रतिकर्षण बल और विजातीय आवेशों के मध्य सदैव आकर्षण बल कार्य करता है। आवेशों का क्वांटीकरण, इसमें देखते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है। तो आवेश एक विविक्त प्रकृति की राशि है, अर्थात आवेश सदैव छोटे छोटे बंडल्स के रूप में पाया जाएगा। अर्थात आवेश कैसी राशि है? असतत राशि है। आवेश सदैव छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पाया जाएगा, कंटिन्यू ना होकर के ये कैसे है? डिसकंटिन्यू क्वांटिटी है। इस कारण से आवेश सदैव किसी वस्तु पर छोटे छोटे बंडल्स के रूप में पाया जाता है। सबसे जो छोटा बंडल है, इस सबसे छोटे बंडल को आवेश का क्वांटा कहते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग आवेश का क्वांटा? आवेश के सबसे छोटे बंडल को क्या नाम देंगे? आवेश का क्वांटा। और आवेश के क्वांटा का मान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण के बराबर, अर्थात E के बराबर, और E का मान होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो इसका मात्रक कूलाम है। तो आवेश के क्वांटा का मान कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, अर्थात जितने भी यहां पर बंडल्स पाए जाएंगे, प्रत्येक बंडल पर आवेश का मान कितना होगा? इलेक्ट्रॉन पर आवेश के मान के बराबर। तो यदि यहां पर n बंडल हैं तो इस वस्तु पर कुल आवेश का मान कितना हो जाएगा? कुल आवेश का मान है एक बंडल पर आवेश का मान का n गुना हो जाएगा। तो यह है आवेश का क्वांटीकरण, कि किसी भी वस्तु पर आवेश का कुल मान कितना होता है? आवेश के क्वांटा का पूर्ण गुणज होता है। दोबारा देखिएगा कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी वस्तु पर आवेश का कुल मान कितना होगा? आवेश के एक क्वांटा E का पूर्ण गुणज होता है। यहाँ n है, एक पूर्णांक है। n का मान सदैव पूर्ण संख्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 के रूप में हो सकता है। यहाँ n पूर्णांक है, अर्थात n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन के रूप में हो सकती है। n का मान भिन्न राशि के रूप में नहीं होगा, n का मान दशमलव के रूप में नहीं होगा। तो यहाँ पर इस बंडल की संख्या को हम काउंटिंग कर सकते हैं आसानी से।
तो आवेश का मान कितना होगा प्लस माइनस n इंटू ई। तो कैसे लिखेंगे इसको, किसी वस्तु पर कुल आवेश का मान कितना होता है, आवेश के एक क्वांटा का पूर्ण गुणज होता है। तो हम लिखते हैं आवेश का क्वांटीकरण क्या है। तो आवेश का क्वांटीकरण, आवेश असतत राशि है अर्थात आवेश देव बंडल्स के रूप में पाया जाएगा। आवेश के सबसे छोटे बंडल को आवेश का क्वांटा कहते हैं, जिसका मान क्या होता है 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम होता है। तो क्वांटीकरण को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किसी वस्तु पर कुल आवेश का मान आवेश के क्वांटा E का पूर्ण गुणज होता है अर्थात Q बराबर प्लस माइनस n इंटू ई होता है, या n एक पूर्णांक संख्या है। तो n का मान भी हम लोग यहां ज्ञात कर सकते हैं, n बराबर Q अपॉन E के रूप में ज्ञात कर सकते हैं कि n की वैल्यू पूर्णांक है या नहीं। यदि n का मान यहां पर पूर्णांक होगा तो उस वस्तु पर आवेश का मान संभव है। और यदि इस वस्तु पर आवेश का मान पूर्णांक नहीं है तो आवेश का मान असंभव होगा। कैसे, एग्जांपल्स के रूप में देख सकते हैं हम यहां पर कि Q बराबर 6.4 इंटू 10⁻⁻22 कूलाम, क्या यह मान संभव है। तो यहां n का मान ज्ञात करते हैं, n बराबर Q अपॉन E। Q का मान गिवन है 6.4 गुणा 10⁻⁻22 डिवाइड किया जाएगा E से, E का अर्थ है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे, 64 में 16 का भाग दिया, रिजल्ट आया 4। 10⁻⁻19 से 10⁻⁻22 कैंसिल होने के पश्चात क्या रिजल्ट बचेगा यहाँ पर 10⁻³ इसे हल किया जाए 0.004 रिजल्ट आएगा। तो n का मान क्या है, यहाँ पर दशमलव के रूप में आ चुका है अर्थात n एक पूर्णांक संख्या नहीं है। तो आवेश का ये वाला मान है वो संभव नहीं होगा। तो एग्जाम्स में कई बार पूछते हैं कि क्या किसी वस्तु पर आवेश का मान इतना संभव है या नहीं, तो चेक कर लीजिएगा n का मान ज्ञात करके। यदि n का मान पूर्णांक संख्या आ जाए तो संभव होगा, यदि n का मान पूर्णांक संख्या ना आए तो क्या होगा, असंभव होगा। इस प्रकार से हम किसी भी न्यूमेरिकल्स को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आवेश संरक्षण नियम। आवेश संरक्षण नियम क्या होता है कि कोई भी एक विशेष सिस्टम होता है जिसे हम लोग विलगित निकाय कह सकते हैं, जिस निकाय का किसी भी अन्य निकाय के साथ में कोई संबंध नहीं होता उसे विलगित निकाय कहा जाता है। और किसी भी विलगित निकाय पर कुल आवेश का मान सदैव क्या रहता है, नियत रहता है। मतलब कोई भी एक निकाय है ये मान लेते हैं, और इस निकाय पर जितना भी आवेश है वो सदैव कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चाहे इसके अंदर अब कोई भी रिएक्शन हो रही हो तो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के पश्चात इस पर आवेश का मान क्या रहेगा, सदैव नियत रहेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी विलगित निकाय पर कुल आवेश का मान सदैव क्या रहता है, नियत रहता है। या कह सकते हैं कि किसी विलगित निकाय पर क्रिया से पूर्व व क्रिया के पश्चात आवेश सदैव नियत रहता है। इसका अर्थ हुआ कि किसी भी विलगित निकाय पर आवेश का कुल मान है वो क्रिया से पूर्व स्थिति में और किसी भी क्रिया से पश्चात आवेश का मान क्या रहेगा, दोनों का सदैव बराबर रहेगा। लेकिन विलगित निकाय होना आवश्यक होता है, इस निकाय का अन्य निकाय के साथ में कोई संबंध नहीं होता।
एग्जाम्पल्स के रूप में हम दे सकते हैं, जैसे कोई भी रेडियो एक्टिव डीके है या कोई भी रासायनिक क्रिया है, उस रासायनिक क्रिया में क्रिया से पूर्व और क्रिया के पश्चात आवेश का मान सदैव क्या रहेगा, नियत रहेगा। सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे में रेडियो एक्टिव डीके का यूरेनियम 92-238, जब इसका ऑटोमेटिक डीके होता है तो ये थोरियम 90-234 प्लस हीलियम 24 में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि क्रिया से पहले आवेश का मान कितना यहाँ पर 92 है और क्रिया के पश्चात आवेश का मान कितना यहाँ पर 90 + 2 बराबर वापस कितना हो गया, 92 हो गया। तो यहाँ एक सिंपल सी रिएक्शन दिखाई गई आप लोगों को कि ये क्रिया से पूर्व है, आवेश का मान 92 है और क्रिया के पश्चात कितना आवेश का मान 92 है। चाहे कोई भी रिएक्शन हो, उस रिएक्शन से पहले आवेश का मान और पश्चात आवेश का मान क्या रहेगा, सदैव नियत रहेगा। बेशर्ते वो आवेश कैसा होना चाहिए, वो निकाय विलगित निकाय होना चाहिए। इस निकाय पर आवेश का मान सदैव क्या रहेगा, नियत रहेगा। चाहे कोई भी रिएक्शन हो या किसी प्रकार की क्रिया हो, उस क्रिया में क्रिया से पूर्व और क्रिया के पश्चात आवेश का मान सदैव नियत बना रहेगा। और एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, युग्म विलोपन। युग्म विलोपन में इलेक्ट्रॉन और उसका एंटीजन पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है और पॉजिट्रॉन पर प्लस आवेश होता है। ये इलेक्ट्रॉन है और ये इसका एंटीजन होता है पॉजिट्रॉन। जब दोनों मिल जाएंगे तो आवेश परस्पर उदासीन हो जाएगा और यहां पर क्या निकल, केवल गामा किरण निकलेगी जो ऊर्जा के रूप में होती है। तो यहां हम देख सकते हैं कि आवेश का मान कितना हो जाएगा, -1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0। और यहां पर भी आवेश का मान कितना है, 0 है। तो इस निकाय में भी क्रिया से पूर्व और क्रिया के पश्चात आवेश का मान बराबर है। दूसरा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं युग्म उत्पादन में। यही ऊर्जा से पुनः इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन प्राप्त किया जा सकता है। तो इस रिएक्शन में भी हम देख रहे हैं कि यहां पर आवेश संरक्षण नियम का पालन हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है आवेश की योगात्मक प्रकृति। योगात्मक का सीधा अर्थ है कि कुल योग, अर्थात कौन सा योग, बीजगणितीय योग। तो किसी भी निकाय पर, वो निकाय सदैव कैसा होना चाहिए, विलगित निकाय ही होना चाहिए। किसी भी निकाय पर कुल आवेश का मान सदैव सभी आवेशों का बीजगणितीय योग होगा। अर्थात ये मान लेते हैं कोई भी एक निकाय है और इसमें बहुत सारे आवेश उपस्थित हैं, तो इस निकाय पर कुल आवेश कितना होगा, सभी आवेशों का बीजगणितीय योग होगा। जितने भी आवेश हैं उन सभी आवेशों का बीजगणितीय योग होगा। अर्थात हम देख सकते हैं कि किसी विलगित निकाय पर कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। तो कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम के ऊपर कुल आवेश निकालना हो, क्या करेंगे, सबका योग कर देंगे। जितने भी आवेश हैं सबको ऐड कर दिया जाएगा। ये है आवेशों की योगात्मक प्रकृति।
नेक्स्ट टॉपिक है आवेशों की निश्चरता। इसका अर्थ होता है कि आवेश है किसी भी निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता, चाहे वो सिस्टम गतिशील अवस्था में हो या फिर स्थिर अवस्था में हो, दोनों ही अवस्था पर आवेश का मान सदैव क्या रहेगा, नियत रहेगा, परिवर्तित नहीं होता। आवेश का मान है निर्देश तंत्र की स्थिति पर निर्भर नहीं करता, अर्थात आवेश का मान निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता। यह है आवेशों के निश्चरता नियम है। इसमें आवेश का मान वस्तु या स्थिति की गति पर निर्भर नहीं करता। चाहे आवेश स्थिर अवस्था में हो चाहे गतिशील अवस्था में हो, दोनों स्थिति पर आवेश का मान क्या रहेगा, नियत रहेगा। जैसे एग्जांपल्स के रूप में हम दे सकते हैं कि हीलियम परमाणु, हीलियम हम जानते हैं नाभिक में 2 प्रोटॉन और एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो यहां हम देख सकते हैं कि फिर से ये क्या है, यहां पर उदासीन है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं यहां पर H2 अणु, H2 अणु में देख सकते हैं कि ये एक H दूसरा H, इसके नाभिक में 1 प्रोटॉन कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, नाभिक में 1 प्रोटॉन और कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, संयुक्त रूप से ये एक H2 अणु बन गया। यहां पर भी आवेश का मान कितना है, 0 है, और यहां पर भी आवेश का मान 0 है। ये स्थिर अवस्था में है और ये इसकी गतिशील अवस्था में है। दोनों ही अवस्था में आवेश का मान क्या है, बराबर है। जितना हीलियम नाभिक पर है उतना ही कितना यहाँ पर H2 अणु पर है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि आवेशों की निश्चरता है, उसके अनुसार है आवेश का मान किसी भी निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता। देख सकते हैं यहाँ पर, इस प्रकार से नोट कर लें। नेक्स्ट टॉपिक है आवेश का मात्रक। आवेश का SI मात्रक है कूलाम, जिसे C द्वारा लिखा जाता है। कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, हम जानते हैं विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय। इसलिए आवेश बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बराबर विद्युत धारा इंटू समय। आवेश का मात्रक है कूलाम, विद्युत धारा का मात्रक होता है 1 एम्पियर और समय का होता है 1 सेकेंड। इसलिए 1 कूलाम बराबर क्या होता है, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड भी होता है। आवेश का सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलाम। या अन्य भी कह सकते हैं हम लोग ESU, अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या इसे फ्रैंकलिन भी नाम दिया गया है। FR द्वारा इसे लिखा जा सकता है। तो सीजीएस मात्रा क्या है इसका, स्टेट कूलाम, और SI मात्रा क्या है इसका, कूलाम है। इन दोनों में परस्पर संबंध देखा जाए तो 1 कूलाम बराबर होता है 3 गुणा 10 की पावर 9 ESU। इसका एक अन्य मात्रक भी है, वो होता है 1 EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट।
जिसका मान होता है 10 कूलाम के बराबर, अर्थात 1 EMU बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणा 10 की पावर 10 ESU। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है 1 फैराडे, जो कि 96,500 कूलाम के बराबर होता है। और सबसे छोटा मात्रक होता है 1 फ्रैंकलिन, जिसका मान हम यहां से ज्ञात कर सकते हैं 1/3 गुणा 10 की पावर 9 कूलाम के बराबर होता है। तो इसका ऐसा मात्रक क्या है, कूलाम है, और सीजीएस मात्रक क्या होता है इसका, स्टेट कूलाम होता है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं महत्वपूर्ण वैज्ञानिक। आवेश से संबंधित बहुत सारे प्रकरण दिए गए। इन प्रकरणों में देखा गया कि भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों का योगदान है। सबसे पहले है आवेश का खोजकर्ता, इसका योगदान दिया जाता है गिलबर्ट को, जिसने 1600 में इससे संबंधित महत्वपूर्ण खोज का योगदान दिया। आवेश के प्रकार का श्रेय जाता है बेंजामिन फ्रैंकलिन को। संरक्षण नियम का श्रेय जाता है बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसी प्रकार आवेश के क्वांटीकरण का श्रेय जाता है मिलिकन, जिसने मिलिकन तेल बिंदुक प्रयोग द्वारा सत्यापन किया था कि आवेश क्वांटीकरण नियम का पालन करता है। आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का श्रेय जाता है कूलाम। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि विभिन्न वैज्ञानिकों का योगदान है जो आवेश से संबंधित है। खोजकर्ता गिलबर्ट, आवेश के प्रकार बेंजामिन फ्रैंकलिन, आवेश का संरक्षण नियम बेंजामिन फ्रैंकलिन, आवेश क्वांटीकरण मिलिकन द्वारा, और आवेशों के मध्य बल कूलाम द्वारा दिया गया।